बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। वीकेंड है और वीकेंड में हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग प्लान करते हैं कि उन्होंने अपना वीकेंड किस तरह से मनाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग्स अब क्योंकि मौजूदा सूरत हाल ऐसी है तो बहुत ज़्यादा चेंज होकर रह गई हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरजीहात को तब्दील करेंगे तभी हम अच्छे वक्त की तरफ जा सकते हैं। ये आज का मैसेज भी है कि अपनी तरजीहात को देखिए कि आपकी ज़िंदगी में अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अहम हैं और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। गौर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए और इसी से ही ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ शहर लाहौर की स्पेसिफिकली, हालात यहाँ पे बेहतर नहीं है। लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में किया गया है जिसे कहा जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, इसके नताइज क्या हासिल हो रहे हैं, इससे कुछ बेहतरी आ रही है। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी टॉप स्टोरीज भी होंगी, साथ ही साथ हमारे मेहमान भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे जो आपको बताएंगे कि इस डिप्रेशन के वक्त में हमने अपने आप को फ्रेश किस तरह से रखना है, अच्छा वक्त किस तरह से गुजारना है। तो ये सब चीज़ें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सबसे पहले जान लेते हैं वीकेंड है तो मौसम कैसा रहेगा, गर्मी होगी या बारिश के इम्कानात हैं। जुनेद हमारे साथ है। जुनेद बताइएगा, कल हमने देखा कि शहर में एकदम से हवाएं चलना शुरू हो गई थी, कभी धूप कभी ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं। तो शहर लाहौर का मौसम आज दिन भर कैसा रहेगा, बारिश के इम्कानात हैं? शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज गर्द आलूद हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ जो है वो बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से मौसम जो है कदरे जो है वो पिछले दिनों की निस्बत जो है वो बेहतर रहेगा। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं भी जो हैं 15 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिससे जो है वो मौसम जो है वो कदरे बेहतर रहेगा। और दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जाने का इम्कान है। और सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह क्योंकि मौसम आज जो है वो तेज़ हवाएं चलने से गर्दालूद हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से बारिश का भी इम्कान है, जिसकी वजह से हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है वो सुबह के वक्त जो है वो 53% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 42% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और आज तो शहर में तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश भी हो सकती है, तो इस वजह से जो है मौसम जो है वो कदरे बेहतर रहेगा। लेकिन इतवार के रोज़ महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मौसम खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से इतवार के रोज़ जो है वो गर्मी की शिद्दत में दोबारा से इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जी तो इतवार के रोज़ गर्मी की शिद्दत में दोबारा से इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी उन्होंने हमें बताया। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये खबर है, शहर में 3668 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा, रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को इरसाल। शहर में कोरोना से मजीद 29 अमवात, 879 नए केस। हर सड़क चौक चौराहे पर बेकारियों के डेरे, शहरी परेशान, पुलिस कार्रवाई कागजात तक महदूद। और अगली खबर, मॉनसून में 10% बारिशों की पेशगोई, लाहौर में अर्बन फ्लड का खदशा। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आपके? भट्ट साहब बताइएगा, शहर में स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, तो ये स्मार्ट लॉकडाउन हमने डिटेल में डिस्कस करना है। आपके इलाके में तो नहीं है स्मार्ट लॉकडाउन? नहीं, मेरे इलाके में लड़ाई लॉकडाउन नहीं है। अच्छा, मेरी स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म को आपने चेंज कर दिया, तो मेरे ख्याल से इस पे हमारी काफ़ी डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता है ये स्मार्ट लॉकडाउन है, बट साहब ने इसको कोई और नाम दे दिया है, तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। पहली खबर की तरफ फिलहाल चलते हैं। शहर में 3668 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा, रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को इरसाल की गई है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए, एक बड़ा हिस्सा है, 20,000 एकड़ से जायद ये सरकारी रकबा है, जिसके एक बड़े हिस्से पे यानी कि 3668 इस पर कब्जा है।
मुझे मैं बल्कि कोई होता तो हम उससे पूछते भी कि भाई साहब वो जो एक आते साथ ही हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, बड़ा धुआंधार किस्म का ऑपरेशन स्टार्ट किया था, इत्थे भी मार उथे भी मार उन भी और पूरे शहर में उस ऑपरेशन की मिसालें दी जा रही थी कि कब्जा माफिया के खिलाफ शहर में ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। ऐसी वैसी मिसालें, मैं कहता हूँ जी कमाल मिसालें थी। मैं वो ढूंढ रहा हूँ वो किधर गया वो ऑपरेशन। इस सरकारी अराजी है 3668 और आप जगह ढूंढते फिर रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। वो आपने सुनी होगी है कि अभी नाम आया था कि जी हम इतने लाख घर, हजार घर, पता नहीं कितने कितने बना के देंगे। उसके लिए अराजी नहीं मिल पा रही थी इनको, अभी तक नहीं शायद मिल पाई। अब अगर ये 3668 एकड़ अराजी पर कब्जा है सरकारी, तो आप मुझे बताएं हुकूमत कहाँ पे स्टैंड करती है? जो खुद अपनी जमीन का कब्जा ना छुड़वा सके, तो आप मुझे बताएं। ये जिस ग्रैंड ऑपरेशन की आपने बात की, उस ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान क्या हुकूमत को इस जमीन पर जो नाजायज कब्जा किया गया है इसकी रिपोर्ट नहीं मिली थी? देखिए सारी रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, हर एक को पता होता है किस ज़मीन पर किसका कब्जा है, किसने करवाया है, कौन करवाने वाला है, किसने अपनी जेब गर्म की है, किसने दूसरों। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि कई बार ऑपरेशन किए गए हैं इसको वागुजार कराने के लिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि आप कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर लें, आप महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन कर लें, ये वो चीज़ें हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे हैं, मास्क, आप ये माफिया हुकूमत इसके आगे बेबस है। जहां कहीं पर ये माफिया मुतहरिक हो जाता है हुकूमत को अल्टीमेटली घुटने टेकने पड़ते हैं, और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। देखिए माफिया का इल्ज़ाम तो उन्होंने अपोजिशन पे लगा दिया बड़े आराम से, कि टीवी टॉक शोज में भी बैठ के बहुत सारे बड़े बड़े एंकर्स ने, हमारे दोस्तों ने कह दिए कि जी कि वो राइवेंट से एक डेस्क बना हुआ है जो इन माफियाज को चला रहा है। मुझे समझ नहीं लगती फिर हुकूमत किस नाम की है। अगर यानी कि इख्तियारात का मंबा तो हुकूमत के पास है ना, वजीर आला साहब के पास है, या प्राइम मिनिस्टर के पास है, या गवर्नर साहब के पास है, या वज़रा के पास है। इख्तियारात का मंबा तो यही लोग है ना। अगर आप इन माफियाज के खिलाफ इकदाम नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर आप मुझे बताएं, आप मुझे खुद बता दीजिए ईमानदारी से, किसी आम शहरी से पूछ ले कि क्या फिर ऐसी हुकूमत को रहने का इख्तियार है कि जो इख्तियारात रखते हुए भी बेइख्तियार हो, तो उस हुकूमत को क्या करना है? वो कोई शहद तो है नहीं, या नमक, वो नमक की डली होगी ना फिर, जिसको आप चाट के जो है अपनी जबान के ऊपर भी छाले बनाएंगे और अपना अंदरूनी स्ट्रक्चर भी खराब करेंगे। तो फिर इख्तियारात की जिन आप बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत सारी जगह पर ऐसे नजर आ रहा है कि हुकूमत के पास इख्तियारात भी हैं लेकिन हुकूमत बेबस नजर आ रही है। तो फिर हम किस किस चीज को पॉइंट आउट करेंगे? अभी भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां पर हुकूमत हमें इख्तियारात के बावजूद कुछ करती नजर नहीं आ रही है, बेबस नजर आ रही है। वो महंगाई की बात कर लें, आप देख लें कि हमारे यहाँ माफिया जिस तरह से मुतहरिक है, वहाँ पर हुकूमत हमें बेबस नजर आ रही है। तो फिर हुकूमत के पास तो बहुत जगह पर इख्तियारात हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। नहीं है ना, इख्तियार है ही नहीं ना। ये तो खुद साबित कर रही है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मुझे हटाओ हटाओ। अब वो बात वही आ गई है, कंबल कहता है मैं छोड़ता हूँ, लेकिन वो क्या यही है ना, कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब इशू ये बन गया हुआ है और कोई बात नहीं है कि वो छोड़ने वाला जो इंसान है वो उसको छोड़ नहीं रहा है, छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन छुड़वाएंगे तो फिर है ना, जो लाए हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ तो करे। यानी कि आपके पास आप खुद, यानी कि हर हम कई दफा मैं ये कह चुका हूँ, सारी हुकूमतें देखी हैं हमने, बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, बदतरीन से बदतरीन सूरत हाल भी देखी है, लेकिन इससे बदतरीन हुकूमत और सूरत हाल मैंने आज तक नहीं देखी कि जो बावजूद सारे इख्तियारात, सारी चीजें साथ होने के भी कहती है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा। माफिया बहुत ताकतवर है, खुद तस्लीम कर रही है और इल्जाम दे रही है। आप कोई स्टेटमेंट उठा के देख लें, कोई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चले जाए, वहां पे सारी तनकीद होगी सिर्फ अपोजिशन के ऊपर। बट साहब ये फिर सब कुछ अपने आप को बरीउज़िमा करने के लिए होता है। दूसरे लोगों पे चीजें तब डाली जाती हैं जब आपने दिखाना होता है कि जी हम बिल्कुल ठीक हैं, हर तरफ दूसरी तरफ से चीजें खराब हो रही हैं और हमारी तरफ से कुछ नहीं है, और आप बरीउज़िमा हो जाते हैं। लेकिन अब ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला, लोगों को ये चीजें समझ आ चुकी हैं। अगली खबर की तरफ जाएंगे। नाराज अरकान असम्बली की वजीर आला से गैर मशरूत हिमायत का ऐलान, सबको साथ लेकर चलूंगा, वजीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है। क्या मामला है भट्ट साहब? ये
देखिए हर थोड़े दिन बाद जो है ना, एक प्रेशर ग्रुप तो है पीटीआई के अंदर, हर थोड़े दिन बाद ना वो जरा हल्का सा तुनका लगाते हैं, चल जरा सीधा हो भाई, समझे है ना आप। तो वो जरा तुनका लगाते हैं सीएम साहब को कि जहाँ पे उनको लगता है कि ढिल्ली पैन लगी है, कहते जरा सीधा होना भाई। अच्छा, डायरेक्ट सीएम साहब को भाई देखे ना, सीएम साहब आजकल कहीं और कांटियां डालने के चक्कर में है, वो कांटियां डाल रहे हैं कि मैं किसी तरीके से कांटी डाल के कोई मजबूत तरीन हो जाऊं, क्योंकि उनका स्पोर्टेड जो था वो तो इस वक्त लंदन बैठे हैं, और लंदन भी कहाँ पे बैठे हैं, वो बड़े मियाँ साहब से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर वो बैठे हुए। तो अब सर पे हाथ रखने वाला अभी तक कोई नहीं है, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ तो उन्होंने हाथ खींचा हुआ है। अब ये जो प्रेशर ग्रुप है, आप ये देखें कि ऑडियो टेप एक लीक करवाई गई है रुकन असेंबली की। कल सारा दिन जो है मिनिस्टर्स और तर्जुमान जितने भी हैं वो सिर्फ वजाहतें देते हुए उनका गुजरा के कोई नहीं है। फिर ये 5-6 उस प्रेशर ग्रुप के ये वो लोग जो सरकर्दा भी हैं, जो बाकी लोगों को यूज भी करते हैं ना, ऐसे ही नाम नहीं मैं किसी का लूंगा, वो बेचारे फिर फील कर जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ये वो लोग हैं कि जो 1-2 लोगों को यूज करके अपना मतलब निकलवा लेते हैं, उसके बाद खुद जाके फिर सीएम साहब के बगल के अंदर बैठ जाते हैं, अपने 4-5 काम करवाए, जहां पे कोई एक आध काम रुका वहां पे फिर किसी एक को खड़ा कर दिया। असल सूरत हाल ये चल रही है, अपना घर जो है इनका महफूज नहीं है। और फौरी तौर पर तो मैं नहीं कहूंगा, ये जो आपने असल सूरत हाल और सिनेरियो बताया है ना, इन सब चीजों के गिर्द ये घूम रहे हैं, इसलिए बाहर क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो व्हाट्सएप किसी को नहीं पता है। वो इनको नहीं पता होगी ना, अगर पता भी होगी तो वो इसके ऊपर कान लपेट के बैठेंगे, वो नहीं उसके ऊपर नहीं आएंगे। वो सारी चीजों का इल्जाम जो है ना, मैं आपको बताऊं कुछ भी होगा ना शहर के अंदर, कुछ भी होगा, बारिश का पानी भी अभी इवन अभी बारिशें स्टार्ट होंगी ना, तो आप देखिएगा जब बारिश का पानी खड़ा हो जाएगा, ये उसका इल्जाम भी फिर बिल्कुल ऐसे ही है, ऑपोजिशन पे डाल देंगे। बट साहब यहाँ पर ये जो मैं खबर की स्टेटमेंट देख रही हूँ ना, मुझे ये चीजें बहुत अजीब लग रही हैं। एक दूसरे को बताया जा रहा है हम आपके साथ हैं, हम आपके दस्तेबाजू हैं, मतलब अवाम कहाँ पर है, उनका कौन सोच रहा है। ये वो वक्त है जब आपने सिर्फ और सिर्फ अवाम का सोचना है, और आप एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं। आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। अरकान असम्बली ने ये यकीन दहानी कराई है, अरकान असम्बली मेरे दस्तबाजू हैं, वजीर आला ये कह रहे हैं, ये तो एक दूसरे को तसल्लियां दे जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। अवाम की बात तो यहाँ कोई नहीं कर रहा। देखिए वो एक मिसाल है ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये असल में वो वाली सूरत हाल है। छुरी भी रखी हुई है, जिथे मौका मिलता है कट के इनके कट्ठा। ये असल सूरत हाल ये है। असल में तसल्ली इसलिए देते हैं कि शायद उस तसल्ली के अंदर से जो उनसे है ना वो तसल्ली मिल ही जाए, जहनी तौर पर भी खुद कोई सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नहीं यार ये जो बात कर रहे हैं ये वाकई मेरे साथ हैं, ये हैं। असल में देखें, आंखें बंद कर लेने से बिल्ली भाग नहीं जाएगी, बिल्ली वहीं पे खड़ी रहेगी। बिल्ली मौके की तलाश में किस वक्त उसने दबोचना है और वो आप देखिएगा दबोचेंगे। हर दौरे हुकूमत के अंदर होता है, इस दौरे हुकूमत के अंदर बहुत ज्यादा है। इनको ग्राउंड रियलिटी का पता है कि अवाम इस वक्त किस मुश्किल में गुजर रहे हैं। आप बिलीव करें, आप किसी भी जगह पर भी शहरी को लेके खड़े हो जाइए। मैं आपको बताऊं, जिसने इनको वोट दिया भी है ना, मां सिवाय उन लोगों के जो तस्लीम करते हुए भी जिन्होंने अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी, लेकिन 95% लोग इस वक्त इस हुकूमत को कोस रहे हैं। ऐसे ही है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। इतने बुरे हालात इस हुकूमत ने कर दिए हैं कि खाने को तरस गए हैं। काम कोई नहीं मिल रहा मजदूरों को, मजदूर बेचारा सड़क पे बैठा है, दिहाड़ीदार आदमी जो है वो परेशान है, क्या करे। अब वो जिसके घर काम करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो 500 रुपये लेता है, वहाँ पे आप 1000 रुपये की वो डिमांड कर देता है। अगले भी देखते रह जाते हैं कि ये 1000 रुपये मेरे से मांग रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, इसके जिम्मेदार ये हुकूमत है। आपके पास इख्तियार है ना, आप ही ने प्लानिंग करनी है। जब मेरी टीम ही हर बॉल के ऊपर आउट होगी, 1 रन 2 रन बना के, तो आप मुझे बताएं अकेला कप्तान क्या करेगा? बिल्कुल अकेला कप्तान कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही है। बट साहब यहाँ पर ये भी सीएम साहब कह रहे हैं कि गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इनको ये पता है कि इजाफा कब से हुआ है और लोग कब से भुगत रहे हैं, लोग कब से दुहाइयाँ दे रहे हैं,
और ये कह रहे हैं कि इजाफा बर्दाश्त नहीं, इजाफा तो हो चुका है। रोटी कितने की मिल रही है? रोटी बिल्कुल ऐसा ही है, वो जो 12 कीमत में इजाफा हुआ उस पे भी किसी को नहीं मिल रही है ना। तो वो देखे ना, इन्होंने कितना धूम धड़के के साथ कहा था। वो एक और मिनिस्टर भी हैं सनत के हमारे, जो सारे नेगोशिएशंस करते फिरते हैं। मुझे बताएं कितने तंदूरों के खिलाफ, कितने लोगों के खिलाफ। मियां साहब ने तो ये कहा था इस्तीफा दे दूंगा, नान और रोटी इतने की हो गई। तो वो इस्तीफा ढूंढे ना उनका, हम तो ढूंढ रहे हैं। हम तो मियां साहब को भी ढूंढ रहे हैं कि मियां साहब कोई हमारे प्रोग्राम को शर्फ बख्श दें, यहाँ पे आके वो कुछ कह दें। लेकिन वो चूंकि बड़े लोग हैं ना, देखे ना, बड़े लोग फिर बड़े लोग ही होते हैं। तो असल में ना इशू ये है कि इनको उस तरीके से मेहनत मजदूरी करके रोटी नहीं कमानी पड़ती। बिल्कुल आपने सही। अगर इनको उस तरीके से रोटी कमानी पड़े तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इनको हकीकत के अंदर एहसास हो कि एक मजदूर आदमी जो सारा दिन सिर्फ इस इंतजार में सड़क पर खड़ा होता है कि आज मेरी 500 रुपए की दिहाड़ी लग जाए और मैं अपने घर आटा लेके जा सकूं, तो मैं आपको बताऊं सारे मसले हल। ये असल हकीकत है, और जो इंसान खुद इस वक्त से गुजरा होता है वो दूसरे का दर्द भी समझ सकता है कि किस तरह से वो गुजर बसर कर रहा है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहर में कोरोना की सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और शहर में कोरोना केसेस का सिलसिला जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। बहुत देर से हम ये सूरत हाल भी आपको बता रहे हैं, अस्पतालों में जगह कम है। ये तमाम सूरत हाल एक तरफ, एहतियात एहतियात और सिर्फ एहतियात ही इसका हल है। अपने आप को महफूज रखिए। सोशल मीडिया पर जिस तरह से मैं मुतासरा लोगों को देख रही हूँ, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हम सबको महफूज रखे। अपने आप को आप लोगों ने खुद बचाना है इससे, और इसका एक वाहिद हल ये है कि आपने सफाई का ख्याल रखना है और डिस्टेंस मेंटेन रखना है, घरों तक महदूद रहना है। ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं। और अब सूरत हाल क्या है, असल में हो क्या रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। बट साहब, अस्पतालों में जगह नहीं है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत की हिकमत अमली भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये केसेस हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखें, क्यों बात करेगा, वो बात नहीं करेंगे। वो इसलिए बात नहीं करेंगे कि हुकूमत ने, तो मैं फिर वही साफ साफ कह दिया वह भाई 3:30 रहो, जाग दे रहो। देखिए, वो बार बार कही जा रही है, इसलिए अवाम को एहसास कर लेना चाहिए। लेकिन ना बात वही आ जाती है, लोग एक आध दिन एहसास करते हैं, चीज़ को फील करते हैं, अगले दिन फिर वहीं उसी डगर के ऊपर चले जाते हैं। मैं कल मार्केट गया हूँ, आप यकीन करें वहां पे 90% लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। 90% लोगों ने, हाल रोड की मैं बात बता रहा हूँ, 90% लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे, वो मास्क के बगैर वैसे ही फिर रहे थे अपनी रोटी रोजी। अगर एक दिन में 29 अमवात से भी लोग नहीं डर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत खतरनाक वायरस है, और फिर जो आप बता रहे हैं कि 95% लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, हाल रोड वहां पर तो बहुत ज्यादा रश भी होता है भाई साहब, तो फिर हम तो खुद दावत दे रहे हैं इस वायरस को कि आओ हमें लग जाओ और हम अस्पतालों में जाएं, हम घरों में मरें, ये तो फिर होगा ही। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम खुद दावत दे रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि भाईजान आ वायरस आ, मैनू जफ्फी पा। मकसद ये है कि देखे ना, जब तक हम खुद एहतियात नहीं करेंगे, हुकूमत पे तनकीद बेतहाशा, नो डाउट। यहाँ पे जब हम एहतियात की बात करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से मुझे फनी सी लोगों की स्टेटमेंट नजर आती है जो जरूरी काम के नाम पर हर जगह घूम फिर भी रहे हैं और दूसरों को वो ये कहते हैं कि जी हम तो कहीं आ जा नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ जरूरी काम के लिए आते जाते हैं। और उस जरूरी काम के दौरान आप कहाँ जा रहे हैं, कितना टाइम घर से बाहर रह रहे हैं, आप अपने जरूरी कामों को भी महदूद कर सकते हैं। आप एक दफा जाके भी पूरे दिन की ग्रॉसरी कर सकते हैं, चीजें खरीद सकते हैं। अब जरूरी काम ऑब्वियसली आपके रुकेंगे नहीं, लेकिन अगर जरूरी काम आप 6-6 घंटे घर से बाहर रहेंगे तो फिर तो ये मसला जूं का तूं रहेगा। देखिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, मुझे तो हैरत ये हो रही है कि हुकूमत बार बार ये क्यों कहती है कि अगर खिलाफ वर्जी हुई SOPs की, हम फला मार्केट भी बंद कर देंगे, हम फला काम भी कर जाएंगे, असी ये भी कर जाएंगे, असी वो भी कर जाएंगे, सारा कुछ टाया टू देंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो चीज बिल्कुल साफ आपको नजर आ रही है, मैं नहीं कहता आप जाके हाल रोड बंद कर दें, लोगों का रोजगार खत्म कर दें, लेकिन क्या हुकूमत को नजर नहीं आ रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है? अनारकली बाजार के अंदर क्या हो रहा है? मैं इन दोनों जगहों की इसलिए मिसाल दे रहा हूं, मैं कल वहां से होके आया हूं, मैं खुद होके आया हूं, वो चीज बात करूंगा जो जिसका मुशाहिदा खुद किया होगा। यकीन करें
कि हर जगह पे एसओपीस की खिलाफ वर्जी है। इवन कि अगर लिख के भी लगाया हुआ ना, बाज दुकानों के ऊपर लिख के लगाया हुआ मास्क के बगैर अंदर ना दाखिल हो, लेकिन उसके बावजूद लोग जाते हैं। आप उनको सौदा सलफ दे रहे हैं, आप उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वो किधर है? समझ लगी है? नहीं, मैं तो परेशान हो गई। देखो मैंने इसीलिए आवाज निकाली है। जानवरों की आवाजें भी निकालनी पड़ती हैं बताने के लिए कि यार वो पता नहीं केड़ी फोर्स बनाई किसी। अच्छा, टाइगर फोर्स की बात हाँ जी सॉरी बट सब कह रहे हैं वो तो बहुत मुतहरिक है। पता नहीं केड़ी जगह पे मुतहरिक है। देखे मैंने अजीबोगरीब आज मेरे पे अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मैंने सुना है वो ड्यूटी भी दे रही है। जो हमारा ये स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है उस पे टाइगर फोर्स के एहलकार भी लब के वहाओ 100 रुपया इनाम, 100 रुपया इनाम अगर लब दो तुसी। यानी कि आप बिलीव करें, अगर आप फील्ड में हैं, आपको ही कहीं नजर नहीं आ रही तो वो फिर किसी को भी नहीं नजर आ रही। एक बंदे ने मुझे कहा 26,000 रजिस्टर्ड हुए हैं, 26। एक ने कहा जी 16,000 हुए हैं। मैंने कहा यार चलो 16,000 ही सही, मुझे बताओ उसको हैंडल कौन कर रहा है? वो जो डीसी कर रहे हैं, डीसी ड्यूटियां लगा रहे हैं। मैं कहा जी डीसी ने कहां पे कोई ड्यूटी लगाई है भाई? आप फोकल पर्सन हैं, आपको तो पता। वो नहीं जी वो डीसी कर रहे हैं। मैं तो कह रहे हैं यानी कि वो बंदा खुद घर बैठा है, कहता जी 16,000 बंदे रजिस्टर्ड हुए हैं और वो ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने कहा यार कोई वेबसाइट होगी? हाँ जी वेबसाइट बनाई है। मैं आपको वो वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। उसके ऊपर 2 नौजवान कोई एहसास मरकज के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ बांध के यूं खड़े हैं। लो जी ये ड्यूटी कर रहे हैं। ये आपकी टाइगर फोर्स है। अच्छा बट साहब, ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मैं आना चाहूंगी। मैं पुलिस एहलकारों की बात करना चाहूंगी। बहुत सारे पुलिस एहलकार मुतासिर हो रहे हैं। एक और पुलिस एहलकार कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया है। हम बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं लोग अपनी ड्यूटियां निभाते हुए इस वायरस का शिकार होते चले जा रहे हैं, जहान फानी से कूच करते चले जा रहे हैं, और हमारी हिकमत अमली के नताइज भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने लोगों को बचा सकें? ये वो लोग हैं जो कि अपनी ड्यूटियों की खातिर घरों से निकलते हैं, अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इस वायरस का शिकार होकर इस जहान फ़ानी से कूच करते चले जा रहे हैं। प्लानिंग इस सूरत हाल को देख के भी कुछ बदल नहीं रही है। क्या होगा आगे? देखिए प्लानिंग जो है वो बहुत ही नाकिस किस्म की है। वो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था लड़ाई लॉकडाउन, ये लड़ाई लॉकडाउन है बुनियादी तौर पर। आप ये देखें कि जो पोश एरियाज है, डिफेंस, अस्करी, फलाफेज, वहां पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पे इन्होंने पहले दिन थोड़ा सा किया, ये जी बंद है जी, जोर किधर डाला? भगवानपुरा की कोई गली नंबर 10 बंद कर दी। अब जो जिस बंदे ने वहां से गुजर, नहीं जी इधर नहीं आना, उस गली तो आना है। वहां पे 4 पुलिस वाले खड़े किए हुए हैं। अच्छा उनको ये जो 10 रुपए का मास्क था जो आजकल 20-25 रुपए में एक मिलता है सर्जिकल मास्क, एक वो मास्क पकड़ा दिया, लो भाई जाना तुसी यूज करना है। एक वो डेटॉल डाल के पकड़ा दिया, हाथ ला लेना। आप मुझे बताएं इतना सामान आया, क्या किसी पुलिस एहलकार को मिला है? आप किसी नाके पे कोई नाका मैंने तो बहुत सारे पुलिस एहलकारों को सर्जिकल मास्क भी पहने हुए नहीं देखा। वो चाहे हमारे पुलिस एहलकार हैं, वो चाहे हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं। आपने उन्हें ये जो आम मास्क लोगों ने पहने हैं कपड़े के, वो भी मैंने पहने हुए देखा है। देखिए यहाँ वो बेचारा अपनी जेब में से खरीद लेगा। अगर दिए भी हैं तो मुझे तो मैंने बहुत कम लोगों को बेचारे पहन के खड़े हैं। अब एक मास्क आप देने के बाद उसको अगर ये कहें कि आपने इसको 5 इसी पे अब आपने गुजारा करना है, तो भाई कोरोना का तो वो शिकार होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? अगर वो बाजार के अंदर ड्यूटी कर रहा है तो देखिए अगर वहां पे आमदोरफ्त 100-200 लोगों की एट अ टाइम है तो देखिए उसमें से कोई ना कोई तो कैरियर होगा ना। वो नाके के ऊपर खड़ा है, वहां से वो गुजर के जा रहा है या वो उसकी तलाशी ले रहा है, तो वो बेचारा मुतासिर तो होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि ये वो लोग हैं कि जिनको जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े किए वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ हमें रिलीफ मिलने वाला है, कुछ हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, इस पे मुझे सिर्फ आपका एक कमेंट चाहिए। नहीं सर मुझे तो नहीं लग रही। मैंने पहले भी कहा था ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे। एक बंदे की हठधर्मी की वजह से, सिर्फ एक बंदे की हठधर्मी की वजह से उसका खुमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, लाहौर के अवाम भुगत। तो फिर मैं ये कहूंगी अल्लाह ताला ये जो रहम कर सकता है, इसके अलावा अब कोई सर वो तो रहम करता है, बंदा बंदे पे रहम नहीं करता। वो तो बड़ा रहीमो करीम है, वो तो बख्श देता है, बड़े से बड़ा गुनाह भी बख्श देता है, माफ कर देता है। बंदा माफ नहीं करता ना। बंदा बहुत संग दिल है,
बहुत एहसान फरामोश है, ये माफ नहीं करता। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये जो हमारा मुश्किल वक्त था ना, इसने बहुत सारे लोगों की हकीकत भी हम पे अयां कर दी, और ये बहुत अच्छा हुआ है। आपको मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कि कौन आपका कितना खैर खा है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन की मैं बात करना चाह रही हूँ। 1.5 अरब की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। अब मेरे ख्याल से ऑरेंज ट्रेन का मुस्तकबिल बट साहब यही रह गया, चलने वाली तो नहीं है, हर दिन आपको एक नया इंकशाफ होगा और आप इंकशाफ का ठप्पा लगा के इंक्वायरियां करते रहेंगे और ट्रेन वहीं की वहीं रहेगी। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये चले, अगर बजट के अंदर भी कुछ रखाया है, फिगर्स कुछ आए थे सामने जी, लेकिन देखें कोरोना है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, उसके कोरोना के ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी एक रकम रख दी गई है जो बाज़ाहिर रखी गई है। अब पता नहीं वो खर्च होगी भी कि नहीं होगी। ए मनसूबा ते फिलहाल मैनू चलता है, साल भी नजर नहीं आता। लोग हम ऐसे ही रहेंगे। आप ये देखिएगा कि ये इतनी अजियत है ना कि आपका स्ट्रक्चर तैयार खड़ा है, आपकी सारी चीजें तैयार खड़ी हैं, आप सिर्फ इस वजह से। इसका मुस्तकबिल अब मुझे नजर आ रहा है ये कि बीआरटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो चल जाएगी ऑरेंज ट्रेन भी आपको चलती नजर आ जाएगी। वेरी गुड, ये वाज़ेह चीज है। अब ये सब लोगों को भी पता चल चुका है, तो मेरे ख्याल से वो लोग जो कि परेशान थे कि ये ट्रेन कब चलेगी, अब वो ये दुआएं करना शुरू कर दें कि बीआरटी चल जाए तो फिर आपकी ऑरेंज ट्रेन भी चल बिल्कुल आपने दुरुस्त का, बीआरटी के साथ ये मशरूत हो गई है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बीआरटी चलेगी तो ये भी चल जाएगी, अगर बीआरटी ना चली तो समझो कि अभी खूह खाते गई। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब इस चीज़ से जितना लोगों ने सफ़र किया था इस ट्रेन की वजह से, और अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, कारोबार लोगों का बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। अब उसके बावजूद भी अगर इस तरह से अवाम के साथ ही किया जाएगा, उन्हीं के लिए मजीद मुश्किल जो है वो खड़ी की जाएगी, तो मेरे ख्याल से फिर कोई परेशानी। देखे ना, आपका सारा स्ट्रक्चर तैयार खड़ा, आप जब भी चलाएंगे देखें चलानी पड़नी है। आप आज चलाएं, कल चलाएं, बट सब ये जो वक्त जाया करें ना, अब जब ट्रेन चलेगी तब 100 नकाइस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। वो नकाइस तो पैदा होंगे ही होंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि उस वक्त जो इसके एक्सपेंडिचर्स होंगे, अगर आज 100 रुपया है तो वो उस वक्त 1000 रुपया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कौन भुगतेगा? आप कह रहे हैं कि 240 रुपए की टिकट ही हमें बेचनी पड़ेगी। 240 रुपए की टिकट में उस ट्रेन में कौन सफर करेगा? बिल्कुल भाई, मैं तो नहीं कर सकता। मैंने मेट्रो के अंदर किया है, 30 रुपए दे के मैं मुजांग चुंगी से 2 बसें बदल के, बड़े आराम से 2 बसें बदल के दफ्तर आता रहा हूँ 30 रुपए के अंदर। अब अगर मुझे 240 रुपए दे के शहर से एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, तो क्या मुझे प्राइवेट गाड़ी या रिक्शा बुरा लगता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फिर ये कंपैरिजन तमाम लोग करते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि अगर सब्सिडी नहीं है, रिलीफ नहीं आवाम को दिया जा रहा, तो इस चीज़ का कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अगली खबर की तरफ हम जाएंगे, और अगली खबर ये है जिसका सामना मुझे भी बहुत दफ़ा करना पड़ता है, और समटाइम आप परेशान भी होकर रह जाते हैं, क्योंकि जब बात की जाती है ना कि आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, तो जब आप रोड पे मौजूद होते हैं, जा बजा आपको बेकारियों की सिग्नल पर जब भीड़ नज़र आती है, कोई यहाँ से आगे आ रहा है, कोई यहाँ से आगे आ रहा है, और फिर आपको एहतियात ये भी करनी है कि आपने इनको बचा के रखना है, किसी को नुकसान ना पहुँच जाए। सिग्नल खुल गया, पीछे से सब हॉर्न दे रहे हैं, आपकी गाड़ी के आगे से बेकारी नहीं हट रहा, तो आप क्या करें? अब बेकारियों के डेरे आपको हर जगह नजर आ रहे हैं, हर चौक चौराहे, हर सिग्नल पर नजर आ रहे हैं। मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रही है, सिर्फ आप मॉडल टाउन वाली रोड है, इस पे आप जहां कहीं पे भी जाएं, जितने सिग्नल आते हैं वहां पर इस कदर बेकारी हैं, ख्वाजा सरा हैं। अब वहां पे मेरे ख्याल से आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आप अपनी जान छुड़ा के आगे जा सके। बट साहब क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी है ये? देखें, बेकारियों की आप बात कर रही है, ना करें, हुकूमत माइंड कर जाएगी। हुकूमत किस किस बात से माइंड करेगी? हम ये क्या क्या बात ना करें? बट साहब आप कहाँ कहाँ रोकेंगे? देखें, आप बेकारियों की बात कर रही हैं, वो समझेंगे शायद हमारे बारे में नहीं कहीं बात कर रही हैं। अच्छा, समझिए ना। देखे ना, हम हर चीज़ के ऊपर कर्जा ले रहे हैं। हमने 19 माह के अंदर कोई 35,000 अरब कर्ज ले लिया है। तो बेकारी तो बड़े बड़े काम करते हैं, इतना कर्जा लेते हैं। ये तो बेचारे छोटे छोटे बेकारी हैं बेचारे। 5 रुपए दे दें, 10 रुपए दे दें, वो दे के खुश हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। दे दिया करें आप, क्या फ़र्क पड़ता है? देखें ना, 5-10 रुपए वो लेते हैं, जहाँ पे 35,000 ले लिया। पिछली वाली ने 5 सालों के अंदर कोई 21-22 लिया था, इन्होंने 19 माह के अंदर कोई 35 ले लिया। आप कह रही हैं सड़क रोकते हैं। भाई, अगलों ने पूरा मुल्क रोक दिया, ये तो सड़क बेचारे रोकते हैं। बेचारे मासूम से लोग हैं। अब
घर में उनके खाने के लिए नहीं है। बट साहब आप पॉइंट ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इनको बचाना भी हम नहीं है। खुदा न खास्ता आपने देखा है कि कभी कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को गाड़ी हिट कर जाए, तो जो वावेला मचाया जाता है ना, मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। देखिए ये पूरा माफिया है, ये एक पूरा माफिया, भिखारियों का पूरा माफिया एक चेन है, पूरी फैमिली आपको एक ही रोड पे नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बिलीव करें, इतने छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे फैमिली ये लेके बैठे होते हैं, एक बच्ची को इस सिग्नल पे खड़ा कर देंगे, खुद माँ जो है वो छोटा सा बेबी उठा के दूसरी साइड पे खड़ा हो जाएगी। आप बिलीव करें, दिल जो है ना वो ऐसे करके बंद हो जाता है। और मैं आपको एक्चुअली एक बात बताऊं, आपने कहा कि इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, कर भी देता है बंदा, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अब इनमें से कौन हकदार है कौन नहीं, ये जो एक पूरी चेन बन चुकी है ना, उससे आप एक्चुअली परेशान होकर रह जाते हैं। किसी सही जो जरूरतमंद है, आप उसका भी जो है तायुन नहीं कर सकते कि आया इसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने किसी और पे राय के अंदर बात की थी। मैं बिल्कुल इनकी हेल्प करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो हकदार का हक मार रहे हैं। जो जिसको जरूरत है वो इस तरीके से सड़क पर आके वावेला नहीं करेगा। वो बेचारा खामोशी के साथ बैठा हुआ है, वो खामोशी के साथ देख रहा होता है कि शायद मेरी कोई हेल्प कर दे। वो आपके गली मोहल्ले के अंदर या आपके एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सफेद पोश लोगों को जिनको हेल्प चाहिए। मैं कतन किसी को नहीं कहूंगा कि इनकी हेल्प करे। रीजन ये है कि आप एक दफा उस बच्चे को, उस बच्ची को आपने 5 रुपए या 10 रुपए पकड़ा दिए, वो ये समझता है कि ये सबसे आसान काम है, मैं हाथ फैलाऊंगा मुझे 5 रुपए आराम से मिल जाएंगे। वो आगे से काम नहीं करेगा, इसलिए इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। हाँ, इनके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? जिन्होंने एक्शन लेना वो खुद मांगते फिर रहे हैं। कैसे वो एक्शन लेंगे, आप मुझे बताएं। और दूसरा भट्ट साहब, जिन्होंने एक्शन लेना है ना, उनके ऊपर नाम नेहाद इतनी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने महंगाई को भी कंट्रोल करना है, उन्होंने कोरोना को भी कंट्रोल करना है, उन्होंने डेंगू को भी कंट्रोल करना है। कुछ भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर मुझे बता दे कर क्या रही है? इंतजामिया कहां पर है? यहां पर पुलिस कार्रवाई जो है वो कागजात तक महदूद। पुलिस तो कार्रवाई कर लेगी, सबसे पहले इंतजामिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बता दे कहां है इंतजामिया? देखिए, पुलिस ने तो उस वक्त कार्रवाई करनी है जब इंतजामिया रिपोर्ट करेगी। बिल्कुल, पुलिस खुद से तो नहीं कर सकती, वो तो उसके बाद बात आती है ना। तो अब सबसे पहले इंतजामिया की तरफ। अब आप ये देखें कि आपका जिन लोगों ने कार्रवाई करनी है, आपका वो निजाम ही अभी तक सस्पेंड है। बल्दियाती निजाम ही नहीं है। अगर बल्दियाती निजाम हो, आपके टाउन्स बने हों, जो वहाँ के बैठने वाले लोग हैं वो अपने अपने टाउन्स के अंदर नज़र रखें, तो मेरा ख्याल है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। साबका हुकूमत के दौर के अंदर ये थोड़ा सा कंट्रोल किया गया था, मुकम्मल नहीं कहूँगा, थोड़ा सा एक्शन किया गया था और बहुत हद तक ये कम हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अब जब तक आप वो निज़ाम वापस नहीं लेकर आएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हर पुलिस स्टेशन पे, मैं पुलिस को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा इस मौके, लेकिन पुलिस वालों के पास मुकम्मल ये इत्तलात मौजूद होती हैं कि अगर रीगल चौक के अंदर फला बंदा मांग रहा है तो वो कौन से ग्रुप से रखता है, कौन उसको छोड़ के जाता है, ये उसके पास इंफॉर्मेशन सारी है। लेकिन उन पुलिस वालों को बेचारों को बाकी चीज़ों से आप निकालेंगे तो वो कुछ और करेंगे ना। अच्छा, आप ये देखें, गाड़ी के अंदर चोरी की वारदातें या इस तरह के जो मामला आता है वो ज़्यादातर इन्हीं की वजह से होते हैं। और एक और जो खौफनाक पहलू है जो साबका अदवार में होता रहा कि इनके ज़रिए जो बड़ी शख्सियात है उनकी रेकी भी की जाती रही है। यानी कि एक बहुत खौफनाक पहलू है, सिर्फ मांगने वाला पहलू नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इसके खिलाफ एक्शन किसने करना है? इंतजामिया ने करना है। तो इंतजामिया, आपने खुद बताया, इस वक्त बड़ी मसरूफ है, मसरूफ तरीन है। उन बेचारों को MPA MNA जो हुकूमती वुज़र हैं उनकी तरफ से बेचारों से फुर्सत नहीं है, वो इस तरफ क्या तवज्जो देंगे? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये आप ये देखें ना, अगर आप ज़हूरलाई रोड से या आप माल रोड से भिखारियों को हटा सकते हैं तो आप मुझे बताएं बाकी एरिया से क्यों नहीं हटा सकते? हट सकते हैं अगर आप हटाना चाहें, लेकिन चूंकि आपने इस तरफ तवज्जो नहीं, सिर्फ आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, आपने यहाँ पे टाइम टू टाइम फॉलो अप करना है और इस चीज की खबर रखनी है कि वहां पर हो क्या रहा है। बार बार आपको जाना पड़ेगा, ड्यूटीज लगानी पड़ेंगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तभी इसका हल निकल सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जा रहा। तो उसका हम देख भी रहे हैं कि आपको हर जगह भिखारियों की भरमार नजर आ रही है। अगली खबर की तरफ जाएंगे।
मॉनसून में 10% से ज्यादा बारिशों की पेशगोई, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अच्छा, मॉनसून से पहले हम देखते हैं प्लानिंग के बड़े दावे किए जाते हैं और फिर जब मॉनसून आता है शहर में बारिशें होती हैं तो वही शहर लाहौर के चॉकिंग पॉइंट जिनका हम बार बार तस्करा करते हैं वहीं पर हम बुरी तरह फेल हो जाते हैं। तो इस दफा कुछ प्लानिंग होगी क्योंकि अभी से बता दिया गया है कि खदशा है। सर इस दफा जो कुछ लॉरियों के साथ होना ना, लॉरियों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं रीजन बताऊं उसकी। लॉरेंस रोड के ऊपर आपने पूरी सड़क खोद दिया है पानी को जेरे जमीन ले जाने के लिए। आपने वो प्लानिंग कब स्टार्ट की? जब बारिशों का सीजन आने वाला है। आपने हाई कोर्ट चौक के अंदर बारिशों के पानी को ही ले जाने के लिए आपने एक दफा वो फिर सड़क पूरी खोद दी जो पूरी बनी थी, जो पूरी बनी थी। और अगर आपको याद होगा कि वो सड़क बैठ भी गई थी नाकिस मनसूबाबंदी के तहत, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन का उसके नीचे से गुजर रहा था, रूट था। आप मुझे बताएं अब जब बारिशें होंगी तो शहर के अंदर क्या हाल होगा? बिल्कुल खुद सोच लें, खुद इमेजिन कर लें कि आपकी दो मेन बड़ी सड़कें जहां पर पानी खड़ा होता है उसके बाद शहर के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होगी। ये है हमारी प्लानिंग, ये है हमारे मिनिस्टर साहब की प्लानिंग, वजीर हाउसिंग की, जो इन तमाम मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं। यानी कि आपने जब बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है आपने ये सड़कें सारी खोदी में फिरदौस मार्केट का अंडरपास बिल्कुल आप बना रहे हैं, आपने वो पूरी सड़क बंद की हुई है। अब बारिशें जिस वक्त होंगी पानी खड़ा होगा तो इर्द गिर्द के इलाकों का और उसके वहां पे क्या हाल होगा? बिल्कुल ऐसे बहुत बुरी तरह तबाही होनी है। मुझे समझ नहीं लग रही कि ये हुकूमत से पहले जो सारे दावे थे प्लानिंग के, टीम के, ये किधर गए, कहां पे गए? वो सारे दावे सिर्फ आपको अपोजिशन पर तनकीद के लिए नजर आते थे और जब अपने में पड़ी है तो वो सब चीजें अब समझ से बाहर हो गई हैं कि अब इनको संभालना कैसे है और ना ही कोई एक्सपीरियंस है। और बार बार अगर हम कह रहे हैं कि प्लानिंग की जा रही है तो वो प्लानिंग भी उस तरह से हमें मौसर नजर नहीं आ रही है। लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, भुगत भी रहे हैं और आगे भी लोग तैयार रहे, क्योंकि शहर लाहौर में जब ये बारिशें होंगी तो हालात संभालना, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको हमें मिलकर इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, मवेशी मंडियों में रश खत्म करने के लिए ऑनलाइन खरीदारी और इसके हवाले से सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। ऑनलाइन कुर्बानी और खरीदारी के लिए उलमाए कराम से भी मुशावरत की जाएगी। वजीर आला ने महकमा लाइव स्टॉक, बल्दियात और जिले इंतजामिया को सिफारिशात का टास्क दे दिया है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए, ऑनलाइन खरीदारी के लिए उलमाए कराम से किस चीज की मुशावरत करेंगे? मैं असल में मेरे ख्याल से लोगों को कायल करने का एक तरीका है। नहीं, देखें ऑनलाइन तो कोई इशू ही नहीं है खरीदारी के अंदर कि आप उसके अंदर ये कहें कि जी उलमा इकराम के साथ मुशावरत करनी है, क्योंकि ये तो एक सरीहन मार्केटिंग इशू है। बिल्कुल हाँ, अगर उसके अंदर कोई मजहबी पहलू हो तो वो एक अलग चीज़ है। मजहबी पहलू इसके अंदर ये है कि आप ऑनलाइन जो खरीदेंगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें का सुकम है। जो उलमा इकराम से बात करने वाली चीज़ है वो बाद में आएगी। पहले तो जो ऑनलाइन आप चीज़ खरीद रहे हैं, जानवर खरीद रहे हैं, कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए। अब वहां पर इतने फ्रॉड होने हैं, इतने फ्रॉड होने हैं। आपके लोग जो हैं मेरे ख्याल से उनके ज़मीर मर चुके हैं, वो इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो कुर्बानी करनी है और इस चीज़ का लोग भी जो है वो ख्याल नहीं रखते। सर, जहां पे जान बचाने के लिए प्लाज्मा इस वक्त फरोख्त हो रहा है, आप मुझे बताएं ये तो कोई चीज ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही, ये तो कोई चीज ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला का डर खौफ नहीं है। असल चीज तो ये है कि आप ऑनलाइन तो लोग पहले भी खरीदते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन खरीदारी का रुझान बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे उस रुझान के साथ साथ बट सब शिकायत भी ऑनलाइन खरीदारी की बहुत ज्यादा है ना, तो ये शिकायत बल्कि कहीं ज्यादा है जी। आप मंगवाते कुछ है और आता कुछ है। अब आप जानवर ऑनलाइन वो आपको दिखाएगा, वो आपको वीडियो भी दिखा देगा, चले पिक्चर्स छोड़े वो आपको क्लिप बना के भिजवा देगा। आपने पेमेंट कर दी, वो जानवर आ गया। अब वो जानवर उस तरह का नहीं है। और इस चीज की क्या गारंटी है जो आपने वीडियो दिखाई है, जो आपने क्लिप भेजा है, जो जानवर आप भेज रहे हैं वो वही है? यानी कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी। हाँ, या तो हुकूमत ये अपनी सतह पर करे, अपने इंश्योर करे ना। वो इंश्योर नहीं होना है। मैं तेन दस देवां जिथे जेब गर्म हो जानी है ना, वहां पे क्या इंश्योर होना है? बिल्कुल आपने सही कहा। कितने होना है ये देखें। आप वो काम करें
जिसके ऊपर आप इंप्लीमेंट मुकम्मल तौर पर करवा सके। आप एसओपीज के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकें जब आप ये ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, थानों के अंदर रश लग जाना। मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि लोग इस पे कायल भी होंगे। जिन्होंने इतने ज्यादा पैसे खर्चने हैं वो इस चीज की तरफ नहीं आएंगे। खैर, ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे लोग इससे, अगर आपका दिल मानता है तो वो इससे फायदा भी उठा सकते हैं। अभी तो इस पे काम किया जा रहा है, सिफारिशात तलब की गई हैं। आगे देखिए क्या होता है। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, गाड़ियों के नंबर प्लेट फीस बढ़ाने की तजवीज़, कमेटी इसके लिए तश्कील दे दी गई है। एंड पे आके यही होता है, आप फीसें बढ़ा दें, आप आवाम की जेब से पैसे निकलवा लें, आवाम पे बोझ डाल दें। जहां कहीं पे खसारा है, जहां कहीं पे बहरान है, आवाम तो है ही। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए हले तो पहलियां वालियां प्लेटां नहीं विचारे लोगों को मिलियां जिन्होंने पैसे पूहे देते हुए जे उनका फिर बढ़ा दो पैसे। यानी कि सिस्टम देखिए, किसी भी, मुझे अभी तक ना कोई ऐसा इदारा नहीं मिला कि मैं कहूँ जिसका कोई सिस्टम बना हुआ हमें मिल जाए, जिसके अंदर जो बड़े बड़े दिमाग बड़े बड़े पैसों के ऊपर बैठाए हुए हैं, यानी कि शायद उनके दिमाग वो पैसों में तोल के शायद उनको बैठाया जाता उस सीट के ऊपर कि वो को प्लानिंग कर सकें। यानी कि आप ये कह रहे हैं जी नंबर प्लेट्स बनाने की आप तजवीज दे रहे हैं, भाई आप बढ़ा दें, लेकिन वो जिन्होंने पहले पैसे दिए हुए उनको तो अब तक मिली नहीं है नंबर प्लेट्स। ऐसे ही आप 500 की बजाय 1000 कर देंगे। देखिए नंबर प्लेट्स लगवानी है लोगों ने, ले लेंगे, लेकिन आप इस चीज को इंश्योर तो करें कि भाई जो चीज आप बढ़ा रहे हैं वो देंगे। और अच्छा, इस चीज के ऊपर इस चीज की क्या गारंटी है कि आप पहले दरमियाने अदादो शुमार वाले नंबर प्लेट्स देंगे, उसके बाद आप थोड़े दिनों बाद ये ना कह दें जी ए भी नजर नहीं आता कैमरे ने विच हुण असीं ऐसो वड्डे नंबर वाली नंबर प्लेट ले आ रहे हैं, ओदे पैसे तुहानूं अलग देने पैणगे। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि आप पहले इस चीज को तो दुरुस्त कर लें, लोगों का एतमाद ले लें कि जो चीज आप दे रहे हैं उसको देने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी हम इसको भी तब्दील कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ ना कि पहले इन्होंने जो नंबर प्लेट्स बनाई उसके पैसे ले लिए, अब उन्होंने कहा जी चूंकि ये सेफ सिटी के कैमरा में नहीं आ रहे, हम बड़े नंबर्स के साथ प्लेट देंगे, अब उसके चार्जेस आपको अलग देने पड़ेंगे। आप फीस जरूर बढ़ाएं, अपना खजाना जरूर बढ़े। अच्छा भट्ट साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, आप चलें, आप पैसे बढ़ा रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, उससे लोगों की मुश्किलात कम होंगी, इस चीज को साथ इंश्योर कराया जा रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा पैसे जो हैं वो भी देने को तैयार हो जाते हैं। अगर जो जितने सारे मसाइल हैं वो मसाइल उनको फेस ना करने पड़े, फौरी तौर पर उनका मसला हल हो जाए, तो ये चीज क्या इंश्योर कराई जा रही है कि अगर आपसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं अब होगी? देखिए यही तो मसला है, इंश्योर नहीं किया जाता ना। लोग चीज हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा यार चीज मिलनी चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, लेकिन वो बेचारा इसी चक्कर में फंसा रहता है। अच्छा यार हूं देती है, हूं दोबारा चेंज नहीं कर देंगे। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बढ़ा देंगे फीस, ये तजवीज नहीं है, इन्होंने बढ़ा देनी है, इन्होंने बढ़ा देनी है। जी महंगाई के साथ साथ चूंकि स्टफ महंगा हो गया, नंबर प्लेट्स के अंदर वो जो तांबा पीतल या जो कुछ भी प्लास्टिक जो भी यूज होना जी वो बढ़ गई है, उसके पैसे ज्यादा बढ़ गए, इसलिए बढ़ाना मजबूरी है। लेकिन इस चीज को भी इंश्योर करें कि आप बढ़ाने के 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद कहेंगे नहीं जी ये भी काबिल कबूल नहीं है, हम नई नंबर प्लेट लेंगे। अभी तक नहीं हो रहा, ये किसी भी इदारे के अंदर नहीं हो रहा कि वहां पे कोई सिस्टम बना दिया गया हो कि लोगों की परेशानी कम हो जाए। लोग पैसे दे देते हैं, अभी तक वही बात कर रहा हूं कि लोगों ने पैसे दिए, उनको पहले वाली नंबर प्लेट्स नहीं मिली हैं, अगली आप कैसे देंगे? यानी कि आप ठेका कर लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं एडवांस के अंदर सारे, लेकिन अब चीज प्रोवाइड नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अभी नंबर प्लेट्स लोगों को मिली नहीं है, आगे से आप कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, अब वो लोग ज्यादा पैसे पे करेंगे या नहीं, इस चीज के बारे में भी नहीं है जी। सेक्रेटरी एक्साइज इसका फैसला करेंगे। अब ये वक्त बताएगा कि फैसला क्या होगा, आपके लिए मजीद मुश्किलात बनेगी या फिर कोई आसानी भी होगी। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल शुक्रिया। मैं ना अब यहाँ से उठ के जा रहा हूँ को ढूंढने के लिए, शायद मिल जाए कहीं पे, मुझे दुआ कीजिएगा। आप ढूंढिए और नेक्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम में आपसे पूछना है कि आप किस हद तक कामयाब हुए हैं, तो देख लेंगे आपको टाइगर फोर्स मिलती है या नहीं। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, फिलहाल कहीं नजर तो नहीं आ रही। नाज़रीन हमें ब्रेक की तरफ जाना है, भट्ट साहब एक मुश्किल टास्क की तरफ जा रहे हैं, तो विश यू गुड लक। भट्ट साहब ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, हम दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और अब परेशानी से कुछ आगे तक बात बढ़ चुकी है और बात पहुंच गई है डिप्रेशन तक। और डिप्रेशन जो है वो आपकी बहुत सारी सलाहियतों को पीछे छोड़ देता है। आप बीमारी की तरफ खुद ब खुद जाना शुरू हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। मैंने बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज ऐसे देखे हैं जो कि इस कदर चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ वो अपने कमरों तक महदूद होकर रह जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि आप अल्टीमेटली बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं, परेशानियों के गिर्द आप रह जाते हैं। एक के बाद एक सोच, एक वसवसा आपके जहन में आता है। हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आपने पॉजिटिव कैसे रहना है, तो कासिम अली शाह साहब ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई थी। लेकिन जब ये हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, कोरोना वायरस की वजह से इस कदर खौफ में वो मुब्तला हो चुके हैं, वो लोग जो कि अपने प्यारों से जो है वो जुदा होते चले जा रहे हैं, उनके घरों में लोग इस तरह से डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो अब इस डिप्रेशन से किस तरह से बचना है, किस तरह से अपने आप को ज़िंदगी की तरफ लेके जाना है, ये चीज़ें आपसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हम आपको ज़िंदगी की तरफ लेके आ सके, जितना हम आपको खुशियों की तरफ लेकर आ सकें, वो सब चीज़ें जो हैं हम कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते रहें। तो अब ये डिप्रेशन की असल स्टेज क्या है, लोग इसका किस तरह से शिकार हो रहे हैं, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। सादिया खान की रिपोर्ट में पहले आपको दिखाना चाहूँगी। लॉकडाउन के दौरान लंबे अरसे तक घर में बंद रहना और सनसनीखेज खबरें बेचैनी और जहनी दबाव में इजाफा करती हैं, जिसकी वजह से मनफी रवैये और शहरियों में इज़्तिराब बढ़ रहा है। माशरे की बेहिस्सी का आलम यह है कि कोरोना मरीज को अछूत समझकर गैर मुनासिब रवैया रखा जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसे अमराज के संगीन नताइज निकल रहे हैं। कोरोना से शफायाब होने वाले नफ्सियाती अमराज से जंग जीतने की कोशिश में है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती इंतहाई जरूरी है। अगर कुव्वत मदाफत कमजोर पड़ गई तो कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना का बुरा वक्त गुजर जाएगा, मगर इस दौरान दरपेश जहनी मसाइल से निकलने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होगा। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए जिस्मानी और जहनी आसूदगी इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन साकिब अली के साथ सादिया खान, सिटी 42। जी, तो सादिया खान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। लोग जो हैं वो जहनी इज़्तिराब का शिकार होते चले जा रहे हैं और ये जहनी इज़्तिराब अब लोगों को इस हद तक मुतासर कर चुका है कि लोगों की सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म होती चली जा रही है। और जब आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन इस तरह से बीमार होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है, तो पूरी फैमिली उससे मुतासर होकर रह जाती है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर ताहिरा रुबाब। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपने देखा कि रिपोर्ट भी हमने अपने नाजरीन को दिखाई, बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं हमारे इर्द गिर्द। जो माहौल बन चुका है ना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेयकीनी, वसवसे और इस तरह की कैफियत नज़र आ रही हैं कि आप कहीं पर सेफ नहीं हैं। तो ये जब कैफियत मिल जाती हैं तो उसका नतीजा डिप्रेशन ही निकलता है। कैसे बचें इससे? बेसिकली आपने बहुत खूबसूरत एक बात की है कि सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिव हैं, जो कि हमारे अंदर नेगेटिविटी ही इंड्यूस कर रही हैं, और हम डे टू डे लोगों को मरता हुआ भी देख रहे हैं, कोरोना से फाइट करता हुआ भी देख रहे हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या हम किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए आपके जहन के ऊपर और आपकी जहनी सेहत के ऊपर सिर्फ वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं जो आप चूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने नेगेटिविटी चूज़ की है, आप नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपका दिमाग भी नेगेटिव चीज़ों को ही रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपने पॉजिटिव चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखी हैं या उनको अपने लिए पैदा किया है, क्रिएट किया है वहाँ पे, तो आपके लिए जो है पॉजिटिविटी ही आपको नज़र आ रही होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इस वक्त के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत डिप्रेसिंग भी हैं। बिकॉज मैंने देखा है कोरोना तो हमारे लिए एक मुसीबत है ही है, मगर इस वक्त हमारे लिए एक दूसरी बड़ी मुसीबत जो है वो लोगों की जहनी सेहत है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जहनी सेहत ना सिर्फ मरीजों की है बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स की है और आम लोगों की जो है वो भी है। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी अपनी फैमिली में हमने कोरोना फेस किया है, सारी हमारी फैमिली कोरोना इफेक्टिव थी, सिवाय मेरे और मेरी बहन के।
तो वो उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने घर वालों को ये कोप अप बार बार करवा सकूं कि आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, उनको बार बार फ़ोन के ऊपर बार बार उनकी काउंसलिंग की अच्छा हिम्मत करनी है, हिम्मत ही आपको सिर्फ जो है वो इस तरफ लेके जाएगी कि आप रिकवर कर सकेंगे क्विकली, और उनको एंगेज रखना बहुत ज़रूरी था। ये चीज़ें जो हैं ऑफ कोर्स अगर वो थोड़ी कोरोना का मरीज़ खास तौर पर अगर थोड़ी देर के लिए भी अपनी हिम्मत को नीचे जाने देता है तो वो डिप्रेशन क्या, खुद इसकी आई विटनेस है कि किस तरह से पेशेंट की हालत हो जाती है। बहुत खतरनाक ये सिचुएशन, यानी मुझे कोरोना से ज्यादा मुझे ये डर लग गया था कि मेरे घर वालों को कहीं ये खौफ ना लेके डूब जाए कि उनको कोरोना हो गया। कोरोना से तो उन्होंने रिकवर कर ही जाना है अगर वो विल पावर अपनी इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए उनको बार बार जो है काउंसिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है और उनकी सपोर्ट बने रहना बहुत ज़रूरी। कॉन्टिन्यूस आपने उनके साथ रहना होता है, बेशक आप फ़ोन पे रहें, आप उनका दरवाज़ा नॉक करें थोड़ा सा ताकि उनको लगे कि वो कनेक्टेड हैं, उनको हो कि आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है, आपके इर्द गिर्द जो है वो लोग मौजूद हैं और वो आप उनके साथ हैं हर वक्त। सो एक्चुअली जो है इस वक्त ज़रूरत है हमें इंटेंशनली ये क्रिएट करने की कि हम जो है अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी क्रिएट करें, है नहीं मगर क्रिएट करें। हाउ इट इज पॉसिबल? हम बार बार पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि इसके ज़रिए हम अपने जहनी इज़्तिराब को, तनाव को कम कर सकते हैं। पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? बेसिकली दो चीज़ें हमें समझने की ना बहुत क्लियरली ज़रूरत है। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में होते हैं, जैसे वो उनका फैमिली हिस्ट्री हो सकता है वो पहले से ही उनके बॉडी केमिकल्स इतने इम्बैलेंस हों कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले गए हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंटल होते हैं, यानी एनवायरनमेंट उनको इतना परेशान, जैसे आपको याद होगा रिसेंटली एक बहुत यंग जो सुसाइड हुआ है, बिल्कुल उसने पूरे लोगों को, इवन आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला है। बिल्कुल। सो अब बात यह है कि ये एनवायरमेंटल है, कोरोना एनवायरमेंटल है। अब ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम, जब इन्वायरमेंट हमारा इतना ज़्यादा हमें प्रेशर दे रहा होता है तो हमने पॉजिटिविटी क्रिएट इस तरह से करनी होती है कि आपने अपनी नेगेटिव सोचों को बार बार स्टॉप करके उनको पॉजिटिव के ऊपर स्विच करना होता है। और आपने अपने आप को कहना होता है, जब भी आपको नेगेटिव सोच आती है आप अपने आप को कहते हैं स्टॉप इट, थिंक पॉजिटिव, स्टॉप इट, थिंक पॉजिटिव, इट इज़ गोइंग टू बी ओके, यानी सब कुछ ठीक होने वाला, ठीक हो जाएगा। ये आपने बार बार, क्योंकि दिमाग को आपने जो मैसेज दे देना है ना, इसने वैसा आपको फील करवाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप इसको ये कहेंगे कि सब कुछ ठीक होने वाला, ये टेम्परेरी है, ये कुछ दिनों की बात है, सब कुछ खत्म हो जाना है, और हम देख भी रहे हैं कि चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, बिल्कुल, तो फिर उस सूरत हाल में हम यकीनी तौर पे जो है इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। मगर मैं जैसे आपको बार बार ये बात कह रही हूँ कि जब तक आप अपने आप को इंटेंशनली कहेंगे नहीं, हम एक असल में इंसान जो है ना बेसिकली नेगेटिविटी ज़्यादा प्रोन होता है, वो ज़्यादा नेगेटिविटी चूज करता है। मसलन अगर हम कभी ज़िंदगी में फेलियर भी हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमें वो एक फेलियर नहीं भूलता, हज़ारों सक्सेस जो है हमें हमेशा याद रहता है। सो वो हमें हमेशा टीज करता रहता है। बेसिकली हमें हमारी सोशल लर्निंग इस तरह की हो जाती है कि हमें फेलियर, नेगेटिविटी, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज कर दिया जाता है, सेंसिटिव किया जाता है। जब आप अपनी थोड़ी सी सोच को चेंज करना शुरू कर देते हैं, जो कि वेरी मच आपके अपने हाथ में, एक चीज़ जो आपके अपने हाथ में वो आपकी अपनी जात है, बिल्कुल, और दूसरी आपकी सोच है। लोग कहते हैं कि जी दिमाग को चेंज नहीं किया जा सकता, दिमाग को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। आप उसकी सोचों को, उसके ख्यालात को, इवन अपनी फंक्शनिंग को, सबको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और वो रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ इस तरह से हो सकती है, आप बचपन में देखो कि कोई भी बच्चा जो होता है वो खुद से कोई काम नहीं कर पाता, वो हमेशा वो काम करता है जो वो करते हुए देखता है या जो आप उसको करने को कहते हो। इसका मतलब ये है कि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो सीख रहा है। हाँ, हम में से किसी की सीखने की सलाहियत जो है कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, मगर हम सब सीखते हैं। कई दफा कुदरत हमें सिखाती है बाय प्रेशर, मजबूर करके उस सिचुएशन में, जैसे हम कोरोना में, एंड वी आर लर्निंग टू लिव विद लिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत सारे हमारे बिहेवियर चेंज हुए हैं, जैसे हमने ऑनलाइन चीजें करना शुरू कर दी हैं। इसी तरह से अगर आप खुद को भी चेंज करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि मुश्किल टाइम जो होता है ना, अपॉर्चुनिटी, मुसीबत को अपॉर्चुनिटी लेने वाला बिहेवियर जो है ना, वो हमेशा हेल्पिंग होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा, बहुत सारे लोग, जैसा कि मैं घरों में कह रही हूँ, अब आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार है और आप उसको बार बार उसकी काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, उसको टाइम देना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जहनी इस्तराब इस कदर ज़्यादा है कि वो अकेला रहने पे प्रेफर कर रहा है, किसी के पास नहीं बैठना चाह रहा, चिड़चिड़ा सापन है। अब लेट्स सपोज मैंने अब उसको समझाना है, उसको टाइम देना है, रिलैक्स करना है, मैं क्या तरीका अपनाऊं? जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कुछ चीज़ें जब क्लिनिकल हो जाती है ना, तो फिर उसमें समटाइम्स हमें दवाइयों की मदद लेना ज़रूरी हो जाती है। अगर हमें लग रहा है कि कोई एक ऐसा बंदा जो, जैसे मैंने खुद रिसेंटली, मुझे मेरी एक
फ्रेंड ने अप्रोच किया एंड शी सेड कि मैं बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन की वजह से मुझे सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गए। रात के उसने 5 बजे, मुझे सुबह 5 बजे उसका ये मैसेज आया हुआ, आप जाग रही हैं। तो मैं ऐसे ही बस नमाज के लिए उठी हुई थी, तो मैंने जब उसका वो देखा तो मुझे अलार्मिंग सिचुएशन लगी कि इस वक्त मुझे वो किस तरह से मैसेज कर सकती है। मैंने उसको फ़ोन किया, शी वाज वेकिंग, जाग रही थी उस वक्त। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे कहा कि मैं पिछले 1 हफ्ते से मैं इस चीज़ में से गुजर रही हूँ कि मुझे सुसाइडल थॉट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं और मुझे डर लग रहा है मैं सुसाइड कर जाऊँगी। सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स होगी, लेकिन उसकी पहले भी हिस्ट्री जो है वो थी कि वो एंग्जाइटी में चली जाए और इस तरह। उसी वक्त मैंने उसको कहा कि ये टाइम काउंसलिंग का तो है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ मूव करो अपने आप को, और कहीं हम बैठते हैं बात करते हैं। लेकिन इसके साथ तुम्हें इस वक्त फ़ौरन दवाई लेने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वो स्टेज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि सिर्फ मेरी काउंसलिंग या मेरे सपोर्ट करना तुम्हें हेल्प करेगा। वो जो बॉडी केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है इंसान की बॉडी के अंदर, वो दवाई के बगैर नहीं ठीक हो सकता। समटाइम्स अगर इंसान अपनी इतनी ज़्यादा एफर्ट कर सकता है कि वो अपने आप को रिकवर कर जाए तो वो कर सकता है, मगर समटाइम्स वो नहीं कर सकता। तो फिर हमें, तो जो आप बात कर रहे हो कि फैमिली में अगर कोई ऐसा मेंबर हमें नजर आए, सबसे पहले आप उसको कांस्टेंट, बेशक वो नहीं आ रहा ना, आपने उसके साथ कांस्टेंट बात करते रहना, उसको पुश करना है आपने। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि मेरे घर के फर्द के साथ हो क्या रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नजर नहीं आता। ये वो सिचुएशन होती है कि आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि हो क्या रहा है एक्चुअली। सो उस सूरत हाल में आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उसको पुश करते रहें, और अगर आपको लग रहा है कि पुश करना हेल्पिंग नहीं हो रहा, तो आजकल क्योंकि टेली मेडिसिन बहुत कॉमन हो रही है, लोग इसके फॉरन टेली मेडिसिन को, जो इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं, उनके लिए किसी मेडिसिन का अरेंज करवाइए ताकि वो मेडिसिन से सपोर्ट लें और फिर वो बाहर आ सकें। समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा जब वो बात करते हैं तो वो उनकी बात से ये चीज़ नज़र आती है कि यार ये क्या ना, हर वक्त इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ मेरे लिए पड़ी हुई है, सारी मुसीबतें मेरी हैं। आप देखो कि ये जो कंटेंट ऑफ आपकी बातचीत का कंटेंट है ना, बात करने आप का, नजर आते चीजों से ना, यही एक्चुअली वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी इंड्यूस कर देती हैं, अल्टीमेटली हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। इवन कल एक पेशेंट आया तो वो सारी करंट सिचुएशन से ही सेड कि मुझे जो है ना अब इस तरह से फील होता है कि सारी दीवारें मेरी तरफ आना शुरू हो गई। ये भी एक मसला है कि ऐसे घुटन फील होना शुरू होगी, घर में रहते रहते अब इतना ज़्यादा घुटन ज़्यादा माहौल जो है वो हो चुका हुआ है। तो और मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, यानी मैं आई वो इसके अच्छा, इसका मतलब ये है कि लोग इतने ज़्यादा इस वक्त पेन में हैं कि हमें कोरोना से ज़्यादा इस वक्त लोगों की मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में इस वक्त हमें, वी एज प्रोफेशनल, मैं खुद भी अपने आप को वॉलंटियर पहले भी कर चुकी हूँ, अब भी कर रही हूँ, कि हमें शायद फ्रंट लाइन पे आके इस वक्त लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऑनलाइन कंसल्टेंसीज, ऑनलाइन सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे आप लोग ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा मीडिया अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं एक्चुअली जो इस वक्त लोगों को हेल्प कर सकती हैं और इसी की ही ज़रूरत है। सही। मुझे ये बताइएगा, एक और खौफ जो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम रिपोर्ट करते हैं कि डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है। अब जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ की मैं बात कर लूँ, 29 डेथ्स शहर लाहौर में हुई हैं। अब वो लोगों को जो नॉर्मल भी कोरोना का पेशेंट हमें लग रहा है, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, जिसको कोरोना वायरस इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, अब वो लोग भी ये सोच के बैठ जाते हैं कि कोरोना की वजह से मेरी मौत हो जाएगी। घर वाले जो हैं वो बिल्कुल परेशान होकर रह जाते हैं। ये जो एक मौत का खौफ तारी होता चला जा रहा है, ये अच्छा खासा बंदा जो है उससे उसकी इम्यूनिटी डाउन होती जाती है और वो बेड पे गिर के रह जाता है। इसको कैसे कम करना है? बेसिकली इस पे भी फिर मैं दोबारा से अपनी फैमिली की जो है एग्जांपल कोट करूँगी कि क्योंकि हम 8 लोग हैं घर में और 6 लोग बीमार थे, सही, 2 लोग लुक आफ्टर करने वाले थे। यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए सोसाइटी मेंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि कोरोना, आपको बहुत सारी नई रिसर्चेज आ गई हैं। कोरोना जो है वो, अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आप अपने मरीज़ की केयर कर रहे हैं और आपके मरीज़ ने भी मास्क पहना हुआ है और आपने ग्लव्स पहने हुए, तो आपको इफेक्ट नहीं करता। आप अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि मैं तो अब डायरेक्ट मरीजों के साथ, अपने घर के मरीजों को डील किया, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपीरियंस और वैलिडिटी के साथ ये चीज़ कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि जिस तरह हमने इसको सोच लिया हुआ है। और उसके साथ साथ जो है, जैसे हम असल बात जो एक परेशानी वाली बात है ना, वो लोगों का प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लेना है। जब आप प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते, क्योंकि ये खांसी से, बात करने से
और छींकने से, ग्लास जो आपने इस्तेमाल किया इसमें अगर पानी कोई और पी रहा है तो इन चीज़ों से, फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है। जब आपने उस फ्लूइड को ख़त्म कर देना तो ये ट्रांसमिशन इसकी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स को इंश्योर नहीं कर रहे। खौफ तो पैदा हो रहा है, लेकिन वो प्रिकॉशनरी मेजर जो सिंपल एक मास्क है, अगर आप ये पहन लें तो आप सेव हो सकते हैं। दूसरा एक जो चीज़ मैं उस दिन जब मैंने अपनी फैमिली को इतनी तकलीफ में देखा तो मैं ये सिचुएशन रियलाइज़ कर पाई कि अगर हम सब बीमार हो जाएंगे, पूरा लाहौर बीमार हो जाएगा तो क्या होगा। बेशक डेथ रेट हमारा बहुत नीचे है, लेकिन क्वालिटी ऑफ केयर कहाँ जाएगी। प्रॉपर जब आप मरीज को मेडिसिन नहीं दे पाएंगे, उसको स्टीम्स जो कुछ भी हमने वो टोट के करने होते, अगर हम वो सब नहीं कर पाएंगे तो मरीज बेहतर नहीं हो सकेगा। जब वो बेहतर नहीं हो पाएगा तो फिर अल्टीमेटली डेथ रेट ऊपर जाएगा। तो इसलिए बीइंग एन इंडिविजुअल फैमिली मेंबर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी को भी लुक आफ्टर करने से पहले अपने आप को लुक आफ्टर कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, खुद प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। आप सेहतमंद हैं तब भी, आप किसी कोरोना मरीज का ख्याल कर रहे हैं तब भी, और अगर आप कोरोना मरीज हैं तब भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेने की बेहद जरूरत है। वो तो बार बार मेंशन किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही इसका एग्जैक्टली। और जहां तक आपके स्ट्रेस का ताल्लुक है, आपने अगर अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आप ये देखो कि एसिम्प्टोमेटिक, लकीली अभी तक हम उन मुल्कों में हैं जिनका बेशक रेट इन्फेक्शन का ऊपर चला गया मगर डेथ रेट अभी भी हमारा बहुत कम है। लकीली हम इस जगह के ऊपर हैं, जो कि हमें ये खुशी ज़रूर देता है कि ठीक है, अगर हम कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी तो तीसरे से चौथे दिन मरीज वापस होना शुरू हो जाता है, बेहतर होना शुरू हो जाता है। मगर अगर उसने विल पावर छोड़ दी, जो कि फैमिली से मिलेगी सपोर्ट करके, जो कि आपको अपने आप से खुद मिलेगी कि आई हैव टू फाइट, और आपके पास रीज़न है जिंदा रहने की, तो फिर आप बहुत ईजीली इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। मौत का खौफ सिर्फ उस इंसान को होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की डेथ्स हो भी रही हैं, हमने अगर देखा भी है, तो डेथ सिर्फ उन लोगों की हो रही हैं जिनकी ऑलरेडी कोई ना कोई पहले से कॉम्प्लिकेशन हिस्ट्री ऐसी है, और फिर उन्होंने टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया। यानी बुखार हुआ, क्योंकि सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आजकल ऑब्जर्व करने में आ रही है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ खांसी है, ये बुखार है, ये जिस्म में दर्द है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। नो, नॉट एट ऑल, ये ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहली और जो बहुत कॉमन आपको चीज़ नजर आती है वो आपको डायरिया और वॉमिटिंग है। ये इससे स्टार्ट होता है, डायरिया और वॉमिटिंग से आपको अचानक से आपका पेट खराब फील होता है और उसके बाद आपको फीवर होना शुरू हो जाता है, फिर बाकी सारे इलामात जो हैं उसके साथ आना शुरू हो जाते हैं। सो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको छोटा मोटा बुखार फील भी हो रहा है, उसको टेक इट एज ए कोरोना, सस्पिशन ज़रूर करें, घबराएं मत कि हो सकता है ये कोरोना, और फिर उसके साथ जो है आइसोलेशन और प्रिकॉशनरी मेजर्स, आइसोलेशन नहीं कर सकते, प्रिकॉशनरी मेजर्स फौरन करें, और जो फ्लूइड और मेडिसिन आपको डॉक्टर एडवाइस करें। तायरा, मुझे ये बताइएगा, अब क्या ये सच है कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं? दो चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिकली ऐसा है कि ख़वातीन जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार और ओवरऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार भी ख़वातीन ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न जो है हमारे पास ये है, हालांकि हम देखें तो फीमेल्स जो हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो एक्सप्रेशन ज़्यादा देती हैं। आदमी हमें मेडिकल इलनेसेस में ज़्यादा नजर आएंगे, कोरोना भी उसका एक सबूत है। ठीक है, आदमियों को मेडिकल इलनेस इसलिए ज़्यादा लग रही होती है क्योंकि वो अपना स्ट्रेस को अंदर ही अंदर रोके रखते हैं एंड वो उसके बारे में बात नहीं करते, उसको एक्सप्रेस नहीं करते। वही स्ट्रेस उनका फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में टर्न होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स इसलिए इमोशनल हमें ज़्यादा डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में नज़र आती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर तो करती हैं मगर वो सोल्यूशन फोकस्ड नहीं होती, वो सोल्यूशंस की तरफ नहीं आती। जब वो सोल्यूशंस की तरफ नहीं आती तो वो जो पिछला 100 साल पुराना प्रॉब्लम था वो आज भी प्रॉब्लम है, आज जो प्रॉब्लम था वो आज भी, वो सारे प्रॉब्लम्स इसी तरह से हैं जो आपको अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, आपने देखा होगा अक्सर औरतें जो क्या कहती हैं जब वो अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40-45 ईयर्स के ऊपर जाती हैं, तो एक स्टेटमेंट आपने बहुत कम, मैंने सारी ज़िंदगी बस अपनी फैमिली के लिए किया, अपना तो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। यानी ये वो स्टेटमेंट है जो आपको चीख चीख के बात बता रही है कि आपने सेक्रीफाइस करना इतना इंपॉर्टेंट समझा है, आपने सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस किया और अब आप उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये बिहेवियर एक्चुअली आपको इंडिकेट करता है कि फीमेल्स जो हैं वो डिप्रेशन में जा रही हैं। अब सवाल ये है कि आपने अपने आप को अनड्यूली सेक्रीफाइस क्यों किया था? नहीं करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आप माँ हैं, आप लीड कर रही हैं, आप फैमिली की एक सबसे अहम फ़र्द हैं।
सो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपका खाना पीना अगर ठीक होगा तो आप बाकी फैमिली को केटर कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली ये सोच बदलने की जरूरत है कि जी आपको सेक्रीफाइस जहां करने की जरूरत हो जरूर कीजिए, मगर अनड्यूली सेक्रीफाइसेस नहीं। बिल्कुल ऐसे यू कम फर्स्ट, अपना लुक आफ्टर करेंगी तो आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वो वाहिद हल है कि जिससे हम डिप्रेशन से भी बच सकते हैं और डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे हैं ना शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की, तो इस स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ इलाके सील किए गए हैं। अब इस पर शहरी कितना ताउन कर रहे हैं ये हम जान लेते हैं। फाहद ने हमें ज्वाइन किया है। जी फाहद, बताइए। वायरस के बायस शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इलाकों को खारदार तारें लगा के, किनाते लगा के बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर उसे सील किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ी चौक के करीब किला गुजर सिंह के इलाके में। उस्मानिया रोड, अब्दुल करीम रोड को यहाँ पर बंद किया गया है। जो है वो खारदार तारें लगाई गई हैं, किनाते लगाई गई हैं। उसके अलावा बैरियर लगाकर पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। जो शहरी यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है। बाकायदा तौर पर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके ही उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो यहाँ के रहाइश पजीर हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और अंदर जो मार्केट है, जो दुकानें बनाई गई हैं, वो भी बंद करवा दी गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो काम जाने में या चीज़ें लाने में, जो घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो लाने में उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। क्योंकि पुलिस एहलकारों की जानिब से ये हिदायत भी की गई हैं कि बिला वजह घरों से बाहर मत निकला जाए, ख़ुद को घरों में महफूज रखें। जो यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं उनकी जानिब से एक तो शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं 12 बार, और उसके बाद जो है वो हिदायत भी की जा रही हैं। इलाके के अंदर जो है वो पुलिस गश्त करती हुई भी नज़र आ रही है कि कोई भी शहरी जो बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें, बाहर जो है वो कोई भी शहरी खड़े ना हो। इस वजह से पुलिस एहलकार जो है वो अंदर गश्त करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जबकि एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो काफ़ी सख्ती नज़र आ रही है। जो तारें लगाई गई हैं यहाँ पर, जो बैरियर्स लगाए गए हैं, किनाते लगाकर इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फाहद, आप हमारे साथ मौजूद थे शहर में सूरत हाल के आपने बताया। ब्रेक का वक्त हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से पहले माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी और हमने आपको ये कहा है कि हमने हर तरह से आपका ख्याल रखना है, किस तरह से आपने खुश रहना है, इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। आपका नफ्सियाती दबाव किस तरह से कम होगा, इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। वो आपको बताया डॉक्टर ताहिरा ने। लेकिन अब खुश आपने कैसे रहना है, कैसे आपने घर में अच्छा टाइम स्पेंड करना है। आपके पास सोशल मीडिया भी है, आपके पास टीवी की सहूलत भी मौजूद है, आप ड्रामे देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपके पसंदीदा अदाकार जो है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें देखकर भी आप अपना टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, और ये हम बताते हैं आपको, और आपकी परेशानियाँ इस तरह से भी हम कम करने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपको बताती हूँ, और हमारे साथ हमारे मेहमान जो हमें ज्वाइन करते हैं वो तो ज़बरदस्त अंदाज में बताते हैं, और उनका अंदाज ही सबको बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एजाज वारिस की, जो कि शोबिस क्रिटिक हैं और बहुत मज़े मज़े की हमें स्टोरीज जो हैं सामने लेकर आते हैं। वो चीज़ें जो पिक्चर्स में नज़र आ रही होती हैं, ड्रामों में नज़र आ रही होती है, तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है ये भी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपको एक हफ्ते के बाद मिलना और और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो स्ट्रेस है ना, इससे लोग बाहर निकलना चाहते हैं, इसको डिस्ट्रेस करना ऐसे ही है, कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिससे उनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो, थिंकिंग पॉजिटिव हो, कुछ अच्छा उनको लगे। और ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए हम आपको जो है वो हमारी ये पूरी कोशिश होगी आज के वो तमाम आपको बातें सुनाएं और दिखाएं जिससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आप एक ऐसे जोन में आएंगे जिसको कहते हैं हम चिल जोन। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, आगाज कर देते हैं। आगाज में सबसे पहले खिराज तहसीन पेश करेंगे तारिक अजीज साहब को, जो कि इस जहान फानी से कूच करके, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कहते देखती आंखों सुनते कानों, और वो ऐसा शख्स चला गया दुनिया को छोड़ के जो कि हम सब का मेंटोर था। अगर हम कंपेयरिंग की बात करें तो सबका जो एक ना आइडियल होता है शख्स, वो तारिक अजीज साहब। रेडियो से आप भी मुंसलिक हैं, रेडियो से तारिक अजीज साहब भी मुंसलिक हैं, टीवी, सब लोग, हम लोग, मैं कहता हूँ दिल उदास है और अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि उस शख्स ने एक अहद छोड़ा है। उनका जाना एक अहद का जाना है। बिल्कुल ऐसे। और मैं फुल सैल्यूट पेश करूंगा उस शख्सियत को। सबसे बड़ी बात कि अपनी तमाम जो पैसे वगैरह हैं वो सब वो दे गए हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। सो ये देखें, ये बड़े ज़र्फ की बात होती है, बड़े लोग बड़ी मिसालें कायम करते हैं और ये उन्होंने दिखाया। तो मैं कहूँगा तारिक अजीज साहब,
यू आर द बेस्ट। बिल्कुल, सलाम है आपको। बिल्कुल वो बेस्ट थे, और जाते जाते जो उन्होंने काम कर दिखाया है, वो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता उनको हम बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपना तमाम तर जो उनके पास जमा पूंजी थी वो गवर्नमेंट को दी है ताकि लोगों की हेल्प की जा सके। तो मेरे ख्याल से बड़े लोग ही ये काम करते हैं। और अगली हमारे पास जो स्टोरी है, अगली जो पिक्चर है उसकी तरफ आएंगे। माहिरा खान ने सलीम करीम से मोहब्बत का इजहार किया है। बहुत सारे लोग इस बारे में कहते थे माहिरा खान के चुप हैं, चुप तोड़ दी उन्होंने। या एग्जैक्टली हुआ क्या जनाब, हाल ही में एक चैट शो में, लाइव इंस्टा चैट पे माहिरा खान ने ये इंकिशाफ कर ही दिया। बल्कि बाकी बातें आपको हम बताएंगे पेज 3 सेगमेंट में अना के साथ कि जनाब माहिरा खान की मंगनी भी हो चुकी है टर्की में इस साल के शुरू में। और वो कौन है, आप उनकी फोटो भी देख रहे होंगे, सलीम करीम अना उनका नाम है। और ये एक नई सिम कंपनी जो कि सिम्स होती है ना बनाते हैं, ये उसके मालिक हैं और बहुत सारे प्लान्स लेके आए हैं। इनकी मुलाकात माहिरा से 3 साल पहले एक पार्टी में हुई थी, बिकॉज माहिरा की जो लास्ट डिवोर्स है वो 2015 में हो गई हुई थी और उससे उनका एक बेटा अजलान भी है। और उसके बाद अब उनको ये एक ऐसा शख्स मिला जो कि उनके दिल की जुबान बन गया। और कह रहे हैं कि बहुत जल्द, बल्कि अभी जब लाइव इंस्टा चैट्स हो रही थी ना तो फिर माहिरा बहुत शर्मा रही थी उनकी बातें करके, और उन्होंने इकरार भी किया कि हाँ हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो जनाब सलीम करीम और माहिरा खान बहुत जल्द रिश्ता इज़्दवाज में बनने वाले हैं। आपको हम बता रहे हैं खबर सबसे पहले ऑन पेज 3 सिटी 42, राइट है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। और जो माहिरा के फैंस हैं उनको तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ आपने सुना दी है कि माहिरा बहुत जल्द शादी भी करने वाली हैं। अगली पिक्चर की तरफ जाएंगे। अगली पिक्चर हमारे पास है जी, मंशा पाशा ने दिया हसन अली का साथ। वो किस तरह से हुआ क्या जनाब कि आजकल हसन अली बाहर गए हैं कुछ मैचेस वगैरह खेलने। अब जब होता कि जब बाहर के स्टार्स यहाँ आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, तो वो भी जरा जब देखते हैं ना हमारे ढोल ढमक्के, तो वो जरा नाचते हैं, झूमते हैं। अब हसन अली को ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं वायरल हो जाऊं। अब वो जनाब कहीं सैर करने गए हुए थे बाहर यूके में ही, तो वहां पर कहीं कुछ उनका बज रहा था ढोल वगैरह, ढोल नहीं मतलब कुछ और कहना चाहिए, उसको म्यूजिक बज रहा था। तो वहां हसन अली ने कुछ ऐसे स्टेप्स किए डांसिंग के कि हम भी हैरान रह गए कि हसन अली इतना अच्छा डांस कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि उस पे फिर बहुत ट्रोलिंग हुई हसन अली की। उनके फैंस ने कहा कि आपका क्या हो गया है, आप तो प्लेयर थे, आप डांसिंग में निकल गए। लेकिन मंशा पाशा ने एक ट्वीट की ठीक ठाक स्ट्रिक्ट किस्म में, कहा कि जब बाहर के प्लेयर्स यहाँ आते हैं तब तो आप लोग बड़ी तारीफें करते हैं कि उनको पाकिस्तानी सकाफत पसंद आ गई, और जब हमारा प्लेयर वहां कुछ कर रहा है तो आप लोग बातें कर रहे हैं। तो फाइनली मंशा पाशा ने दिया है साथ हसन अली का, और उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। ये ही लोग हमारा फख्र हैं, और अगर हम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो किनकी करेंगे। अगली हमारे पास जो पिक्चर है उसकी तरफ जाएंगे। मावरा और अमीर गिलानी क्या शादी भी करेंगे? देखिए आप लोग, मैं खुद इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बिल्कुल। देखिए जैसी वो खबरें लाता है ना जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन एक और बात, हम ऐसे बातें नहीं उड़ाते हवा वाली, हम बातें सच्ची जो सही बात है वो आपके साथ ये आप लोग निकले कि जो बात यहाँ से निकलेगी वो फिर वो कुछ असर रखेगी। ड्रामा चल रहा है आजकल, संडे की रात को आता है सबात, दोनों हीरो हीरोइन है उसमें। अमीर गिलानी एक नए आर्टिस्ट हैं और काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस्लामाबाद के काफी टॉप नॉच फैमिलीज में है। हाल ही में अब जो ड्रामा काफी चल रहा है तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे जासूस जो हैं बताते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग जासूस बताते हैं, इसलिए इस पे आपने सोचना नहीं करना कि जनाब ये दोनों जो है असल लाइफ में भी करीब आ चुके हैं और दोस्ती काफी ज्यादा हो गई है। और कुछ पता नहीं कि बहुत जल्द अगर दोनों के पेरेंट्स, बिकॉज उनके पेरेंट्स रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में मावरा के, तो वो वहां हैं, तो जब वो यहाँ आएंगे इस्लामाबाद तो शायद बल्कि 90% चांस हम बता रहे हैं कि इनकी मंगनी और फिर शादी होने के चांसेस हैं। वैसे आई थिंक इट्स अ गुड कपल, क्या कहती हैं? बहुत जबरदस्त कपल है ना, नया कपल लग रहा है, ड्रामा भी अच्छा, कपल भी ऐसे ही है। अगली बिल्कुल ऐसे ही है। अगली हमारे पास जो पिक्चर है उसकी तरफ जाएंगे और वो है जी उर्वा बन गई है प्रोड्यूसर। एग्जैक्टली जनाब, उर्वा ने बहुत काम किया, काफी नाम कमाया, एग्जैक्टली बहुत अच्छा। अब फाइनली वो बन चुकी हैं प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा कि अब जरा पैसा लगाती हूँ मैं। अभी उनकी बहन की बात कर रहे थे मावरा की, और अब उर्वा की बात कर रहे हैं। जनाब उर्वा जो है ना वो बन गई प्रोड्यूसर। फिल्म है टिच बटन जो कि बहुत जल्दी सिनेमा घरों में आ जाएगी। फिल्म तैयार हो चुकी है। फिल्म में ईमान अली है जनाब, ईमान अली, और साथ में कौन है उनके, फरहान सईद, फिरोज खान और सोनिया हुसैन।
हुसैन। तो ये 4 लोगों की स्टोरी है और इसकी खास बात ये नाम बड़ा प्यारा है, टिच बटन, जो दिल के बहुत करीब होता है। तो ये दिलों की कहानी है जो कि आप लोगों को ले जाएगी एक गांव में जहां पर प्यार होगा और फिर रिलेशंस की कहानी होगी। फिल्म अच्छी अब इसके बाद सब लोग इंतजार करना टिच बटन नाम मजे का, नाम भी बहुत जबरदस्त है और जो कास्ट बताई है वो भी बहुत जबरदस्त है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ड्रामा आजकल कौन कौन से चल रहे हैं, कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा बेस्ट है और किस ड्रामे में क्या होने वाला है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी नाज़रीन ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले अहम खबर आप तक पहुंचानी है और अहम खबर जी मेरे पास है। इस वक्त गवर्नर पंजाब की मुलाकात हुई है, चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे। एजाज वारिस हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ड्रामे जिनमें क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और आपको कौन सा ड्रामा देखना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है जी ड्रामा ज़िबाइश। लेकिन उससे पहले एक बात मैं करूंगा सब नाजरीन आप लोगों से भी कि ये ड्रामे जो आप बता रहे हैं ना 3, ये वो ड्रामे हैं जिन्होंने इस हफ्ते नाम कमाया टॉप रेटिंग्स पे, लेकिन एक ड्रामा अन्ना ऐसा है जिसने इन सबको पीछे छोड़ा हुआ है। इसलिए मैं उनको बार बार डिस्कस नहीं करता, क्या हर दफा डिस्कस करना। दीवानगी बिल्कुल, और ये सब लोग जो ड्रामा जो है वो बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्वीप करना ऐसे, बिल्कुल ऐसे स्वीप कर चुका है और ये ड्रामा सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हर घर में ये ड्रामा देखा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर रेटिंग। बिल्कुल ऐसे ही हम डिसाइड कर लेते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले है ज़िबाइश। ज़िबाइश जनाब आ गया। ज़िबाइश की जबरदस्त कास्ट, धूम मची हुई थी। रिश्तेदारों की कहानियां हैं, बुशरा अंसारी हैं, उनकी बहन है, उनकी बहन की बेटी हैं, उनके दामाद हैं, सब हैं उसमें। अच्छा। शादी भी उनके साथ हुई है। तो जनाब उम्मीद करते हैं कि स्क्रिप्ट थोड़ा आगे जाके और मजबूत हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लोगों ने इस ड्रामे को पसंद किया है। प्रोमो देखते ही लोग इस ड्रामे के बारे में इतनी ज्यादा बातें करने शुरू हो गए थे कि जी एक नया ड्रामा आ रहा है, बुशरा अंसारी साहिबा उसमें खुद है। बुशरा आपा अगर हो कहीं पर तो ड्रामा देखना तो पड़ता है, जैसा भी हो। बाबर अली की एंट्री भी, बाबर अली तो आ चुके हैं वापस, अभी 2 ड्रामे कर रहे हैं, तड़प भी कर रहे हैं, छाए बड़े हैं, वो है भी अच्छे एक्टर, लेकिन आई एम श्योर कि ड्रामा आगे जाके काफी रेटिंग और लेके अभी तक तो जबरदस्त लोगों ने इसको पसंद किया है, लेकिन आगे जाके कुछ ट्विस्ट आएगा। लेकिन आपकी क्या राय है ज़ारा नूर अब्बास के बारे में? मुझे जो पर्सनली वो बहुत ज्यादा पसंद है और अब तो इस ड्रामे में तो अपने हस्बैंड के साथ सब पता है आपको। I like it। अगला हमारे पास जी ड्रामा कौन सा है, मुकद्दर। और मुकद्दर में रायमा की शादी होने के बावजूद ही हारिस रायमा को भूल नहीं पाया। तो वो तो नहीं भूल पाया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, क्या उनकी हैप्पी एंडिंग होगी या ये जो साहब बहादुर जिन्होंने अगवा किया है, क्या इनके साथ बुरा अंजाम होगा? क्या लगता है वैसे आपको? मुझे ऐसे लगता है कि इनके साथ बुरा अंजाम होने वाला है। रायमा बेचारी बहुत सबर, बहुत मासूम है वो, लेकिन मुझे ये होता है कि एक ड्रामे में चंद महीने पहले वो उनकी बेटी बनी थी बाबा जानी में, ऐसे ही फैसल कुरैशी की, अब नाउ शी इज द वाइफ। तो लेकिन यही तो निशानी है अच्छे एक्टर्स की अना कि वो फिर ढाल लेते हैं अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। और बहुत जबरदस्त इसमें हमने रायमा का किरदार भी लेकिन एक बात है कि इश्किया बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है मुकद्दर को। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं बार बार इस चीज पे फोकस करती हूँ कि जो ड्रामा आप देख रहे हैं उससे आपको कुछ मैसेज लेना चाहिए। इस ड्रामे का मैसेज में आपसे इसमें मैसेज ये है जनाब कि आप किसी की मर्जी के बिना, ये जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा है हमारे मुआशरे में, जहाँ पर अमीर लोग हैं बहुत ज्यादा, हवेलियां, उन हवेलियों में क्या क्या कुछ हो रहा है, वो ये सब कुछ हो रहा है जी, हो रहा है और जुल्म किया जा रहा है। और कहते हैं ना कि वो जो एक नाम मानने वाली बातें और जुल्म की बातें, और कहा बाबर कहता है उसको, बीवी को, अगर तुमने ना माना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहती है आप कर भी कह सकते हैं इसके अलावा। तो यू नो ये एक मैसेज है कि ये सिस्टम्स अब खत्म होने चाहिए। अब तो 2020 चल रहा है और इसमें तो वी शुड बी मूविंग अहेड लाइक एनीथिंग। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बात बताऊं, हम जितना मर्जी कह लें कि हम पढ़ लिख के हैं, बहुत आगे चल गए, इस तरह के लोग अभी भी मौजूद हैं। या एग्जैक्टली। और लेकिन मैं एक बात नोट कर रहा था ना, पैसा बड़ा है इनके पास। तो उस दिन खाना खाए थे टेबल के ऊपर, मैं कहा इतने खाने, मुझे यहाँ जाना है। सही। और अगला ड्रामा हमारे पास है जी जलन। तो क्या होने वाला है? जलन की देखिए इसलिए नंबर 1 पे आया है बिकॉज एक नया ड्रामा था ना, वही ट्रायंगल होगा। अब जो बड़ी बहन की शादी जहाँ हुई है, अब उनके जो बहनोई साहब हैं उनसे उनकी जलन हो रही है बहन से कि उसकी शादी इतनी अमीर घर में कैसे हो गई, मेरी मंगनी कहीं और हुई है, बेचारा गरीब सा है फाद शेख। तो अब क्या होगा, ये जलन क्या रूप धारेगी, किस तरह ये बहन को तंग करेंगी, या देख पाएंगे बुध की रात 8 बजे। सही। अच्छा, अब ये ड्रामा लोग देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, रेटिंग से ही पता चल रहा है। जब आप कोई ड्रामा देखते हैं ना तो आप
जो किरदार होते हैं उनके साथ आपकी एक एसोसिएशन बन जाती है। exactly. लोग उनको इतना पसंद करने लग जाते हैं कि हर टाइम सोच रहे होते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब नया क्या होने वाला है ड्रामे में। कुछ ऐसा ट्विस्ट आपको लग रहा है कि जो देखने वालों को इसके साथ जोड़े रखेगा? देखिए अभी तो जो उनकी बहन, छोटी बहन जो है मिनाल, वो अपनी बहन के हक पे डाका डालने वाली है, लेकिन अभी लग रहा है जैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कब तक वो भी करेगा, जो उनके हस्बैंड है वो आखिर मान जाएंगे और वो इनसे शादी करने के लिए और ये सब कुछ आगे जाके देर से इसलिए होगा कि लोग जुड़े रहें, सोचते रहें और ड्रामा देखते रहें। लेकिन एक पैगाम है, प्लीज प्रोड्यूसर्स, प्लीज डायरेक्टर्स, खुदा के लिए ट्रायंगल और घरों में ही रिश्तों के जो है ना खराब होने वाला इंतजाम अब बस कर दे, बस कर दे। लोग अल्टीमेटली इसी तरफ हमारी सोसाइटी में ये कुछ होने लग गया है। ऐसे ही है, हम बजाय इन चीजों से कुछ सीखने के हम इसी रास्ते पर मेरे ख्याल है यही ना आज का मैसेज होना बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लॉकडाउन है, बहुत सारे इलाकों में लोग घरों में हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से हम अपने ड्रामों से ही अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं? कुछ और ड्रामे लोगों को अगर आप रिकमेंड करना चाहें। या श्योर, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, प्लीज 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 अपना ध्यान रखें, ये ड्रामे दिन रात देखें। मैं खुद बहुत ड्रामे देख रहा हूँ क्योंकि मुझे घर में रहना है, मुझे सेफ्टी करनी है। और मैं अगर आप ड्रामे की बात कर रही हैं, एक ड्रामा जो एक चैनल पे आता है उसका नाम है जीटी रोड, वो ड्रामा बहुत लोग नहीं देख रहे। मैंने भी नहीं अभी तक देखा ना, हम देख रहे हैं। वो ड्रामा एक और चैनल पे था, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, लेकिन वो ड्रामा लाहौर की खुशबू लिए हुए, उसमें लाहौरी टेस्ट है वो तो उनको लगता है कि अगर हम ऐसे बोलेंगे ना तो हम लाहौर के लगते हैं। तो वो आप ड्रामा फॉलो करें, जीटी रोड है, एक बड़ा प्यारा ड्रामा है, रेटिंग में नहीं आ रहा वो, लेकिन यू शुड वॉच इट बिकॉज उसमें लाहौर की, उसमें कल्चर की खुशबू है, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। चलिए जी, लाहौर ये देखेंगे और मैं भी देखूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे इस पे भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप अंदर की खबरें लेकर आते हैं और हमारे नाजरीन तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।